हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन की। किसकी बात कर रहे थे? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन की। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग बात करते हैं कि जब सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं, बराबर है ना। अब गाइस, हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले एक लॉ पढ़े थे। उस लॉ का नाम क्या था? दैट इज व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नाम था उसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और क्या कहता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो गाइस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रहेगा ये हमेशा किसके इक्वल रहेगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, बराबर है ना। उसकी एग्जांपल हम लोग याद करने की कोशिश की थी, उससे एग्जांपल देखे थे हम लोगों ने। दैट इज कार्बन को अगर मैं हीट करता हूं, कार्बन को अगर मैं हीट करता हूं, हीट करना मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन है या ना, तो मुझे क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसका मास भी चेक किए थे। देखिए हमने क्या बोले थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बोलता है यहाँ पे ना तो रिएक्शन में मास क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा। जितना हमारा रिएक्टेंट साइड में मास रहेगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड में मास रहेगा, बराबर है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास तो होता है 16, लेकिन एटम है 2, तो इधर को कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो कितना होता है? 44 ग्राम। ये हमारा रिएक्टेंट साइड का मास हो गया। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि यहाँ पे ना तो मास रिड्यूस होगा, ना तो इंक्रीज होगा, ना तो डिस्ट्रॉय होगा, ना तो क्रिएट होगा। मतलब जितना रिएक्टेंट साइड में उतना ही मास हमारा किधर रहेगा? प्रोडक्ट साइड में रहेगा। तो रिएक्टेंट साइड में अगर मेरा 44 ग्राम मास है तो प्रोडक्ट साइड में कितना होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए। चेक करते हैं। कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 आइटम है, इसका मतलब कितना हो गया? 32। इट बिकम हाउ मच? 44 ग्राम। तो ये किसने बताया था बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बताया था, बराबर है गाइस। तो ये हमारा गाइस था पहला लॉ जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं। ओके, आई होप सो यहाँ पे किसी को भी कोई डिफिकल्टीज नहीं है। चलो, अगर गाइस यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं है तो हम आज सेकंड लॉ की तरफ डाइवर्ट होते हैं। ओके, तो सेकंड लॉ जो हमें आज पढ़ना है दैट इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। क्या है बेटा हमारा लॉ आज का? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। क्या है हमारा लॉ? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। सो गाइस, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ओके, तो क्या कहता है हमारा ये लॉ? दैट इज द रेशियो ऑफ मास, द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंस और matter of same element, the ratio of mass of compound, substance or matter of same element. Okay, the ratio of mass of compound, substance or matter of same element is fixed irrespective of methods of preparation, irrespective of the method of preparation। बेटा कहने की बात क्या कर रहा हूं मैं? मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वर्डिंग्स कैसे भी रहे, हमें टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है। हमें ये लॉ क्या कहता है गाइस? बहुत ही सिंपल लॉ, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल मत डरिए। क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ मास, मतलब हमें यहाँ पे मास का रेशियो लेना है। किसका रेशियो लेना है गाइस? मास का रेशियो लेना है। लेकिन किसका? द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपाउंड, सब्सटेंस और मैटर ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब कोई भी अगर मेरा कंपाउंड है, कोई भी अगर कंपाउंड है जो सेम एलिमेंट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है गाइस? सेम एलिमेंट से बना हुआ है, तो उसके मास का रेशियो हमेशा क्या होता है गाइस? फिक्स्ड होता है। उसके मास का रेशियो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर उसको मैं किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से उसको अगर प्रिपेयर करता हूं। मतलब क्या है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं घुस रहा है सर, क्या बोल रहे हो? ऐसे कुछ बातें ऐसे, मतलब तो कोई तो भी सब्सटेंस है उनमें सेम एलिमेंट रहेगा, उनके एलिमेंट के मास का रेशियो फिक्स रहेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ तो भी मतलब कोई भी रह सकती, क्या क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो बेटा एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ध्यान दीजिए। जैसे कि मान के चलिए कार्बन है, कार्बन को अगर मान के चलिए मैं हीट करता हूं, कार्बन को मैं क्या करता हूं बेटा? हीट कर देता हूं। कार्बन को मैं हीट कर देता हूं। तो मुझे बताइए कार्बन को हीट करने के बाद क्या बनेगा मेरा? कार्बन डाइऑक्साइड।
हाँ या ना। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेरा कार्बन डाइऑक्साइड मेरा फॉर्मेशन हुआ है, ये मेरे पहली मेथड है, मतलब मेरे ये पहली मेथड है जहां पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। लेकिन कब? जब मैंने कार्बन को हीट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ध्यान दीजिए, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक ही मेथड से फॉर्म कर सकता हूँ क्या? नहीं गाइस, ऐसे हर कंपाउंड हम लोग बहुत ही अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करना था तो मैंने क्या किया, उसको कार्बन को हीट कर दिया। कार्बन को हीट करते पर मुझे क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ध्यान देने की कोशिश कीजिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा लॉ है, बस समझने की देरी। हमने क्या करा बेटा, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन मैंने कैसे किया? इस कार्बन को मैंने हीट किया और मेरा कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मेशन हो गया। लेकिन क्या ये एक ही मेथड है क्या जिससे मैं कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मेशन कर सकता हूँ? नहीं गाइस। और ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग अगर सपोज करते हैं मीथेन गैस है, क्या है बेटा? मीथेन गैस है। अगर हम लोग मीथेन गैस को हीट करते हैं, मीथेन गैस को क्या करते हैं गाइस? हीट करते हैं। तो मीथेन गैस को हीट करने से भी हमारा क्या का फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है गाइस? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए कार्बन यहाँ पे एक है, कार्बन यहाँ पे एक है, हाँ ना। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं 2। ओके, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं गाइस। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। और यहाँ पे कितने? ये 2 और यहाँ पे हो गए 2, 4, हाँ ना। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या लग रहा हूँ गाइस? यहाँ पे लग रहा हूँ 2। यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? 2। अब चेक कर लीजिए रिएक्शन बैलेंस हो गई या नहीं हो गई। देखिए कार्बन के यहाँ पे कितने हैं? 1। कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 1। हो गया कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 4। तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 2 जा 4, ये 2 और ये देखिए ऑक्सीजन के ये वाटर मॉलिक्यूल के सामने 2 लगा हुआ है ना, तो ये कितना हो गया? ये 2 और ये 2 कितने हो गए? 4। और यहाँ पे कितने? 4। तो हो गया बेटा हमारा रिएक्शन बैलेंस। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों मेथड में हम लोगों ने क्या किया बेटा? हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? अब मुझे बताइए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मैंने किससे प्रिपेयर किया? कार्बन को हीट करके प्रिपेयर किया। ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्रिपेयर किया? मैंने मीथेन को हीट करके किया, हाँ है ना। अब दोनों अलग अलग मेथड से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग है, हाँ है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? अलग अलग है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बना है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सेम एलिमेंट है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो दोनों में क्या है बेटा? सेम कंपाउंड हैविंग सेम एलिमेंट, हाँ है ना। तो इनके एलिमेंट का अगर मास का रेशियो लेता हूं, इनके एलिमेंट का अगर क्या लेता हूं? मास का रेशियो लेता हूं, तो क्या होता है बेटा? फिक्स्ड होता है। वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। चेक करते फिक्स्ड है क्या? तो देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज व्हाट? कार्बन ऑक्सीजन, हाँ है ना। ओके, ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान दीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। देखिए तो यहाँ पे देखिए कार्बन का मास कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया? 2 आइटम, तो क्या हो जाएगा? 16। 16 2 32, बराबर है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 32, ऐसा और नो। तो देखिए इसको कट कर लेते, ये हो गया 6 था, ये हो गया कितना हो गया? 16 दूनी 32, बराबर है ना। इसको डिवाइड कर सकते हैं, यस, ये हो गया 3, ये हो गया 8, मतलब रेशियो कितना है? 3:8। तो यहाँ पे भी वैसे आएगा 3:8। तो देखिए बेटा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्या बोला है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मास का रेशियो, लेकिन किसका? ऑफ सेम एलिमेंट। ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम एलिमेंट रहेंगे उनके मास का रेशियो कर लेता हूं, तो हमेशा क्या रहेगा गाइस? फिक्स रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर उसको मैं किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से प्रिपेयर करूं, मतलब कोई भी कंपाउंड उसको मैं किसी भी मेथड से प्रिपेयर अगर करता हूं, तो उसमें अगर सेम एलिमेंट है तो उसके मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा गाइस? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, डिफाइनाइट रहेगा। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है बेटा? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। बिकॉज यहाँ पे हमेशा ये लॉ हमेशा ये कहता है कि उसको मैं, उस कंपाउंड को मैं किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से प्रिपेयर करूं, किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से प्रिपेयर करूं, अगर वो कंपाउंड सेम एलिमेंट से बना हुआ है तो उसके एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा गाइस? फिक्स रहेगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है गाइस यहाँ पे? चलो और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये अगर एग्जांपल समझाऊंगा तो और एक एग्जांपल लेता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लिए गाइस? चलो ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस? मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया था? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करता हूँ। किसका फॉर्मेशन करता हूँ गाइस? वाटर का। अब ध्यान दीजिए,
ये मेरी रिएक्शन देखिए नीचे वाली, अगर मैंने मीथेन को हीट किया तो मेरा वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ है ना। लेकिन क्या मैं वाटर एक ही मेथड से फॉर्म कर सकते हो क्या? नहीं, वाटर को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड है। जैसे मान के चलो अगर मैं हाइड्रोजन गैस को हीट करता हूँ, हाइड्रोजन गैस को हीट करता हूँ, हीट नहीं करता सॉरी, अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता हूँ तो क्या बन जाता है बेटा? मेरा वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, हाँ है ना। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे लगा देता हूँ 2। ओके, कोई दिक्कत है गाइस? तो चलिए देखिए यहाँ पे भी हमारा वाटर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी मेरा वाटर का फॉर्मेशन हुआ, कोई दिक्कत है बेटा? लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, ये पहली मेथड में भी वाटर बना है, सेकंड में भी मैंने क्या बनाया? वाटर बनाया। दोनों में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए अलग अलग है, वाटर दोनों में बना है लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग है, वाटर दोनों में बना है लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग है, अलग अलग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहे कोई भी रहे, लेकिन अगर वो कंपाउंड सेम एलिमेंट करता है, कंटेन करता है, तो उसके एलिमेंट के मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ये भी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, हाँ है ना। अब देखिए हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? यहाँ पे 2 है, तो इसका मास, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो देखो 1 2 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो देखो ये कितना बनेगा 1:8, हाँ है ना। चलो यहाँ पे चेक कीजिए, हाइड्रोजन का मास 1 लेकिन एटम कितने हैं 2, देखो कितना होगा 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो देखो रेशियो कितना है 1:8। मतलब क्या कर रहा है बेटा? ये लॉ हमें ये बताता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहे कोई भी हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चाहे कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो उस कंपाउंड को बनाने की, लेकिन अगर वो सेम एलिमेंट कंटेन करता है तो उसके मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा गाइस? फिक्स रहेगा, डिफाइनाइट रहेगा। और ये किसने बताया गाइस? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ने बताया। किसने बताया? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ने बताया। आई होप सो ये लॉ आप लोगों को क्लियर है गाइस। अगर ये लॉ क्लियर है तो इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके लिए लेते हैं हम लोग ब्रेक। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।